हाय विद्यार्थियों, आप सभी का ईएमएस पॉइंट्स पर एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में विशेषकर भौतिक विज्ञान में 12th की क्लास पर बात किया था कूलाम के नियम के बारे में, और हमने कुछ चीज़ें और रखी थी। और वहीं हमने ये भी बताया था कि अगला जो वीडियो हमारा होगा वो निश्चित तौर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट से ज़्यादा जो पॉइंट हमने लिया है वैद्युत क्षेत्र। आप हेडिंग डालिएगा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो होता क्या है भाई, जैसे किसी भी व्यक्ति का या किसी भी पॉइंट का एक क्षेत्र होता है। अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मेरा उसी क्लास तक ही क्षेत्र है, मैं उसी विद्यालय का ही टीचर हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी विद्यालय में हूँ तो अदर विद्यालय में भी हमारा क्षेत्र है। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की बात करी जाए तो सबसे सटीक और एक लाइन की परिभाषा है, वो क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण जो भी क्षेत्र है वही वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा, किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अध्ययन किया जा सके वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर टिप्पणी आती है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ बात यह है कि किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके। ठीक है, प्रभाव का अनुभव। अब मैं अध्ययन नहीं, अनुभव, ठीक है, अनुभव किया जा सके। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम आप इस बात से वंचित हैं कि अनुभव का मतलब, या कह सको कि इसका क्या मतलब हुआ। आपने चुंबक देखा होगा, तो चुंबक के कुछ क्षेत्र रह जाते हैं तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्रिया दिखाता है, तो सेम है। अब ये क्षेत्र बनाता कौन है? भाई वैद्युत क्षेत्र बनाता तो कोई ना कोई होगा। जैसे चुंबकीय क्षेत्र चुंबक बनाते हैं, वैसे वैद्युत क्षेत्र कोई बनाता होगा। तो वैद्युत क्षेत्र बनाती हैं वैद्युत बल रेखाएं, और ये इम्पॉर्टेंट है, अक्सर टिप्पणी पर आती हैं। वैद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं, उनके गुण। तो आज हम बात करेंगे वैद्युत बल रेखाओं के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेडिंग होगी वैद्युत बल रेखाएं। पहली चीज तो जान लीजिए, ये रेखाएं दिखती नहीं है, अदृश्य होती हैं। मतलब जैसे चुंबक का है, जो कि आप प्रैक्टिकली कर सको, मैं उसी पर बता रहा हूँ। चुंबक का थोड़ी दूर जब रह जाता है तो या तो वो खींच लेगा या तो प्रतिकर्षित कर देगा। तो जो एरिया बची है बीच की, उस बीच की एरिया में किसी न किसी का प्रभाव रहता है, तो दिखता तो है नहीं। तो पहली चीज़ तो ये रेखाएं दिखती नहीं है, तो काल्पनिक है। और अगर काल्पनिक हैं तो ये क्या करती हैं? वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं। आइए इसकी एक महत्वपूर्ण, या कह सको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा में लिखाता हूँ। वह काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक क्यों कहा गया? क्योंकि दिखती नहीं। वह काल्पनिक रेखाएं जो
वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ये नोट करिए। इसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण की। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। चार गुण बताएंगे, जिनमें से चारों के चारों बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पहला गुण तो यही आप लिख सकते हैं, ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक का मतलब अभी परिभाषा में मैंने बता दिया, काल्पनिक होती हैं। नंबर 2, ये रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं। तीसरा, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। तीसरा, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। काहे नहीं काटती है अभी मैं बता दूंगा। दूसरा मतलब चौथा, ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। मतलब साफ है, ये आपका 1 या 2 नंबर का जितने का टिप्पणी होगा ये जरूर आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जरूरी चीजें हैं, इसको अच्छे से नोट करिए। और अगर मैं बात करूं तो वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, ये बातें दिमाग में जरूर रखिएगा। इसका अगला जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है, इस पर हम चर्चा करें और चर्चा करना ज़रूरी भी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चलिए भाई, इस पर भी टिप्पणी आती है और सबसे ज़्यादा इसका विमीय सूत्र पूछा जाता है। तो विमीय सूत्र पूछा जाता है तो देखा जाए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, मैंने अभी एक बात रखी थी कि एक दूसरे को वैद्युत बल रेखाएं काटती क्यों नहीं है। इसलिए नहीं काटती कि वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर 2 दिशाएं असंभव हैं। ये इसका रीज़न है, मैं भूल गया था बताने को।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक साइंटिफिक डेफिनेशन समझिए। जैसे किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने पर, भाई जैसे मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र है, मैं यहाँ समझा दूँ। मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ कोई बिंदु आवेश था, किसी परीक्षण आवेश को हम यहाँ से यहाँ लाएंगे यहाँ के लिए, तो इस पर कोई ना कोई बल काम करेगा, या तो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा या तो रिपल्सन फोर्स काम करेगा। तो इसी बल और इस आवेश की निष्पत्ति को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिख सकते हैं किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने पर, किसी बिंदु तक लाने पर उस पर जो बल F कार्य करता है और उस आवेश की निष्पत्ति को, उस आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक ना? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसको नोट डाउन करिए, बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, और यह एक सदिश राशि है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। यह एक सदिश राशि, सदिश राशि है, और E इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू नॉट। इसका क्यू नॉट का मतलब एक परीक्षण आवेश। नोट करिए, फिर इस पे हम आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, इसका विमीय सूत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। चलिए, कैपिटल ई का विमीय सूत्र कैसे आएगा निकालना मैंने बताया है। क्योंकि E इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू नॉट। अगर आप एफ की बात करोगे तो एम एल टी माइनस टू बाई इसका होता है ए टी, आई टी वाले से। टोटल इसके पास एम कितने, एक, एल कितने, एक, टी ए भी जाएगा तो माइनस में -3, ए ऊपर जाएगा तो ए -1, एम एल टी -3 ए -1। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, ये नोट करिए। फिर मैं एक डेरिवेशन है तो थोड़ा सा कोशिश करूँगा किया जाए, जो कि आज का लास्ट होगा। चलिए, अगली हेडिंग है, इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछ ली जाती है। किसी बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, ये हेडिंग होगी। हेडिंग यहीं से शुरू होता है डेरिवेशन का सिलसिला, और ऐसे डेरिवेशन बहुत आसान भी होते हैं और बहुत टफ भी होते हैं। आसान कैसे होते हैं अगर आप समझ जाओगे, टफ कैसे होते हैं उसके अलावा। तो यहाँ पर किसी बिंदु आवेश के कारण पूछ रहा है तो सीधे सीधे लिखेंगे, माना कोई बिंदु आवेश, ध्यान से सुनना, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है, ओ पर स्थित है। अच्छा, अगर वो बिंदु ओ पर स्थित है, चलो मैं चित्र का यहाँ बनाता चलूँगा, ये प्लस क्यू है, ये बिंदु ओ पर है, तो इसके चारों ओर क्या स्थापित होगा, एक फील्ड स्थापित होगी, ठीक ना। ये फील्ड में मिटा दे रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, मैं इसको बता रहा था केवल। कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू ऊपर है तो इसके कारण एक क्षेत्र बनेगा, है ना, स्थित है, जिसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित है। वैद्युत क्षेत्र क्या है, स्थापित है। ठीक, फिर आप क्या करो, किसी परीक्षण आवेश को इस क्षेत्र के भीतर ले आओ बिंदु ए पर, जिसकी ओ से दूरी कुछ ले लो, स्मॉल आर ले लो। अच्छा, तो यहाँ पर एक बल काम करेगा जो कि किसके नियम से है, कूलाम के नियम से। तो डेफिनेटली होता क्या है कि क्षेत्र स्थापित है। फिर उस क्यू नॉट की कहानी, किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को क्षेत्र के भीतर बिंदु ए तक लाया गया है, बिंदु ए तक लाया गया है, ठीक है, जिसकी ओ से दूरी स्मॉल आर है। ठीक, इसलिए बिंदु ए पर लगने वाला बल किस नियम से, कूलाम के नियम से। F इक्वल टू क्या पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर परावैद्युतांक के है तो के रख देंगे, अदरवाइज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह Q रहेगा और Q2 की जगह Q नॉट बाई F। ठीक है, बल आ गया। फिर आपने पढ़ा है, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पढ़ा है F/Q0, तो F की वैल्यू पुट कर दिया जाए तो Q0 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, Q की वैल्यू पुट कर दिया जाए तो ये चित्र देख लीजिएगा, अपने आप आ जाएगा। उसके बाद में अब मैं बात करूं इसके आगे का, तो F की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। चलिए भाई, F की वैल्यू पुट किया जाए तो E इक्वल टू F का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर अपान Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और हाँ, E का जो मात्रक होगा यहाँ से निकाल लोगे तो न्यूटन प्रति कूलाम होगा। ये चीज़ मैं जल्दबाजी में भूल गया था, न्यूटन प्रति कूलाम। अगर सूत्र पता है तो लगभग आप मात्रक बता सकोगे। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते ही हो। तो इस तरह से आपका ये भी डेरिवेशन ख़त्म हुआ। और इसके बाद में अगर बात करूँगा तो वैद्युत द्विध्रुव की बात करूँगा। आज का जो भी पॉइंट था बड़ा बेजोड़ था। इस चैप्टर का ये मान के चलिए कि आपने कलेजा पढ़ा है,
और जो बड़े डेरिवेशन 2-3 हैं उनको मैं बताऊंगा, पक्का बताऊंगा। लेकिन आज इस वीडियो से चाहे जितनी कोशिश करना, लेकिन इसको पढ़ लेना ज़रूर, क्योंकि यहाँ से ज़रूर एक ना एक नंबर का आएगा और इंटरमीडिएट का 1-2 नंबर बहुत बड़ा मायने रखता है। और यही नहीं, कंपटीशन में भी आपके काम आएगा। तो निश्चित तौर पर अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर, बोर्ड परीक्षा में भी, कंपटीशन में भी। अगला वीडियो जो होगा वैद्युत द्विध्रुव पर होगा, इससे भी इम्पोर्टेंट, इससे भी घातक होगा। जहाँ लोग टिप्पणियाँ रटना चाहते हैं वहाँ मैं समझाने का प्रयास करूँगा। बस आपको धैर्य बनाए रखना है, मेहनत करना है और हर एक बिंदु को समझना है। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल का सपोर्ट करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या कह सकते हैं कि जितने भी क्लासेस हैं सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, ढूंढने में आसानी होगी। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड पर, इसके अगले पार्ट पर जो मैंने बता दिया। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।